Hey everyone, how's you all? I wish and I hope that you all are doing really great in your life. So our today's topic is how to do answer writing practice. Okay, so this video will be really precious for you all. बहुत ज़्यादा important होने वाली है and I'm damn sure कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप regret नहीं करोगे. And it is really important for those who are in their 12th और हु इज़ परसुइंग देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. तो उन्हें स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर्स है उनमें हम टिक कर देते हैं या फिर हम हंच कर लेते हैं, तुक्का मार देते हैं. बट सब्जेक्टिव आंसर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कंटेंट को लिखने की नीड होती है एंड उसको भी सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होता है. कई बार बच्चे बहुत छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो खो देते हैं. सो फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो काइंडली स्टे ट्यून टिल द एंड. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू माइट हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैं आप लोगों को गाइड क्यों कर रही हूँ या फिर मैं कैसे आप लोगों को एडवाइस कर सकती हूँ. So I'm working as a PGT Political Science and I know that how all the teachers assessing and evaluating the answer sheet of their kiddos. Okay, so first thing which you have to keep in your mind is margin. आप margin क्या होता है कि आप एक line draw करते हो before starting your answer writing, है ना, and वहाँ पे आप अपने question number and answer number को mention करते हो. बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन को तो ध्यान में रखते हो, राइट हैंड साइड पे भी आपको एक मार्जिन क्रिएट करके चलना है. दैट्स मीन आपको एक इतना ही स्पेस देना है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम. ध्यान से सुनिए इस चीज़ को. जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कई बार आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे काफ़ी स्पेस छोड़ते हुए चलते हैं. उनको ऐसा लगता है कि हम जितनी ज़्यादा शीट्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. बट ऐसा नहीं है. आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड पे एक इवन, मतलब आपको बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा स्पेस देना है. ठीक है, ताकि अगर आप पेपर को फोल्ड करते हो तो उस टाइम पे टीचर्स को चेकिंग में या फिर एवेल्युएटिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्राई टू अटैम्प्ट इन सीक्वेंस. ठीक है, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही अटैम्प्ट करना है. ऑफकोर्स अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो आप नहीं कर सकते हो, बट अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिखेंगे. ओके, बिकॉज टीचर विल थिंक दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट द टॉपिक एंड एज वेल एज ये आपकी एक आपकी कंसिस्टेंसी को भी शो करता है एंड इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर राइटिंग पे. So just try it. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अवॉइड पैराग्राफ राइटिंग. दैट्स मीन अगर आप थ्योरेटिकल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, लाइक पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सो आप ट्राई करो क्या पॉइंट्स में आंसर लिखो. ठीक है, आप पॉइंट्स के फॉर्मेट में आंसर करो, ना कि पैराग्राफ राइटिंग में आंसर करो. एक कहानी नहीं लिखनी है आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शो कर देना है. ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. अगर आप पैराग्राफ राइटिंग में लिखते हो तो टीचर्स के लिए असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसमें पता नहीं कुछ लिख देते हो जो कि टीचर शायद ध्यान से पढ़ती भी नहीं होंगी उसे. तो ट्राई टू ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स फॉर्म और बुलेट फॉर्म्स. सो ये जो फॉर्मेट है ये आप बेसिकली उन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कीजिए, लाइक हिस्ट्री हो गया, आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया. साइंस या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, उसे आप अपने अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट कीजिए. ओके, सो आवर फोर्थ पॉइंट इज कि मेंशन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स. बेसिकली आपने हिस्ट्री एंड पॉलिटी में देखा होगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हेडिंग्स होते हैं एंड साथ के साथ उनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ्स उनके अंदर ही, पॉइंट्स के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं. तो आप उनके लिए हेडिंग एंड सब हेडिंग्स के कॉन्सेप्ट को ट्राई कीजिए. इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स. ओके, सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज ट्राई टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टफ. ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहते हो कि टीचर इसे देखे ध्यान से या इसके बारे में पढ़े, या जिस आंसर में आप बिल्कुल ही श्योर हो कि ये तो मेरा बिल्कुल 100% ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे आई कैची यानी कि आप अंडरलाइन कर सकते हो उन स्टेटमेंट्स को, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स आपने, इम्पोर्टेंट स्टफ अपने आंसर राइटिंग में मेंशन किया, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उससे उसे अंडरलाइन कर सकते हो. इससे क्या होगा कि वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बिल्कुल भी हाइड नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी, एलिवेट करेगी आपके आंसर राइटिंग को. सो मस्ट ट्राई दिस थिंग. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स इन योर आंसर राइटिंग. ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार जब आप यूपीएससी के आंसर राइटिंग्स को भी
देखते हो तो उसमें कई सारे फ्लो चार्ट्स या फिर बहुत सारे माइंड मैप्स का यूज़ किया जाता है। इससे आपके एफिशिएंसी को शो किया जा सकता है या फिर ये बताया जा सकता है कि आप इस आंसर को लेके बहुत ज़्यादा ही श्योर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसको सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? अब ऐसा हर आंसर में आप नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सभी क्वेश्चन के आंसर्स में तो फ्लो चार्ट्स या फिर माइंड मैप्स नहीं बन सकते, बट जहाँ पे आपको नीडेड लगे, जहाँ पे आपको लगे कि मुझे इसे बनाना चाहिए या फिर इसकी नीड है, कई बार पिक्टोरिक फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो, कई जगह पे आप माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्रिएटिविटीज़ हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा एलिवेट करती है एंड बहुत ज़्यादा बेटर बनाती है। क्लियर? आवर नेक्स्ट पॉइंट इज गिव प्रॉपर स्पेस। अब ये आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि आप अगर एक आंसर को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप 3 से 4 लाइन छोड़ दो। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो ये कि ये बाइफिकेट करता है कि आपका एक आंसर खत्म हो चुका है और आप नेक्स्ट स्टार्टिंग करने जा रहे हो, तो जिसकी वजह से स्पेस नीडेड है। सेकेंड थिंग, अगर कोई चीज़ आपको बाद में याद आ जाए तो आप उसको भी उसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, तो इट विल ऑल्सो इन्हेंस योर आंसर राइटिंग। So our last point is always try to include conclusion in your long answer writing. ओके, अब लॉन्ग आंसर राइटिंग में आपको कंक्लूजन क्यों मेंशन करना चाहिए? क्योंकि आपने सारे आंसर को ब्रीफ कर दिया, अब आपको लास्ट में एक कंक्लूजन को मेंशन करना है। उस कंक्लूजन के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपने आंसर राइटिंग में लिखा है, ठीक है, उसको बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट फॉर्म में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे बहुत ज़्यादा लेंथी लिखो, आप उसे 2 या 3 लाइन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 4 से 5 लाइन में सम अप करके बता दीजिए कि अगर कोई भी चीज़ है, एंड ट्राई टू गिव ऑलवेज पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, कभी भी नेगेटिव मत हो ये आंसर राइटिंग के टाइम पे, ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमिस्टिक एंड कि पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। आप ऐसे इस तरीके से अपने कंक्लूजन को मेंशन कीजिए कि चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव लगे, कि चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। सो दीज आर सच इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर मुझे इन फ्यूचर लगेगा कि मुझे और भी चीज़ों को ऐड करना चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोग, ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अब यहाँ पे कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास ऑलरेडी इतना कम टाइम होता है एग्ज़ाम टाइम पे, है ना, तो हम ये सारी चीज़ें कब हम इनकलकेट करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाता। सो ऑफकोर्स ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 मंथ्स की प्रैक्टिस चाहिए होगी। और ये आप कब कर सकते हो ये मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो नॉर्मली अपने नोटबुक्स में, तो उस टाइम पे आप इसी फॉर्मेट को यूज़ कीजिए, ताकि आप क्या करें, आप एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए एंड ये चीज़ आपके हैबिट्स में आ जाए, हैबिचुअल हो जाओ आप इसके कि आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। तो इसके स्टार्टिंग आप अभी से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही नॉर्मल सा है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैम ब्लू पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन यूज़ करें या फिर कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में या नहीं। बच्चों, आई विल डायरेक्टली से टू यू कि आप अपना टाइम पेन को चेंज करने में मत वेस्ट कीजिए। आप जो भी लिखते हो ना वो सिर्फ रीडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी के साथ लिखा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो, आप किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो वो पता होना चाहिए। बाकी आप क्या पेन यूज़ कर रहे हो, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर आप जेल पेन में कंफर्टेबल हो, आई नॉट सजेस्ट यू कि आप जेल पेन यूज़ करो, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उससे भी अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मुझे फील हुई कि बच्चों को बताना ज़रूरी था। अगर मुझे इन फ्यूचर भी कुछ लगेगा कि मैं और चीज़ों को ऐड ऑन कर सकती हूँ, सो आई अपलोड वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर। सो आई विश कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली कमेंट